हेलो एवरीवन। एमपीएसआई 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ का यह है पार्ट 12 और 29 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 1 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम केवल मैथ के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। 34 तक पिछले वीडियो में सॉल्व हो गए थे। उसके बाद 35th क्वेश्चन है, 2 पर्सन एंटर होते हैं रेलवे कंपार्टमेंट में या रेल के डिब्बे में जिसमें 5 सीट वेकेंट है, 5 सीट खाली हैं। तो वे 2 पर्सन इन 5 सीट पर किस तरह से बैठ सकते हैं, कितने कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, हमें बताना है। ये क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का या फिर क्रमचय और संचय का। परम्यूटेशन मतलब क्रमचय और कॉम्बिनेशन हो गया संचय। यहाँ पर हमें तरीके बताने हैं कि कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। इसका मतलब अरेंजमेंट हो रही है, तो अरेंजमेंट या व्यवस्था के लिए हम परम्यूटेशन लेते हैं और जब कभी चुनना होता है या फिर सिलेक्शन करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन से करते हैं। यहां पर हम P वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है NPR, क्योंकि यहां पर हमें व्यवस्था करनी है, प्रकार बताने हैं कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, तो हम परम्यूटेशन या क्रमचय से करेंगे। NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n डिवाइड, या इसमें हम भाग दे देते हैं फैक्टोरियल n माइनस r का। इस फैक्टोरियल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ये होता है फैक्टोरियल का साइन और दूसरा ये तो हो गया P का फॉर्मूला। और C का क्या होता है NCR। टोटल होते हैं n में से अगर हमें r को चुनना है तो कितने तरीके से चुन सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइड फैक्टोरियल r और इसी में इंटू होता है फैक्टोरियल n माइनस r का। अब हम इसे सॉल्व करेंगे NPR जिसमें n कितने हैं टोटल, तो टोटल सीट या टोटल खाली जगह कितनी है 5, तो n इक्वल टू हो जाएगा 5 5P। इन 5 जगहों पर हमें कितने लोगों को बिठाना है, 2 लोगों को, तो r की जगह हम लिख देंगे 2, 5P2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n, तो n की जगह पर क्या है 5, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r, तो n यहां पर है 5 और r कितना है 2, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, या फिर हम 5 माइनस 2 ही लिख देते हैं। ये हो गया n माइनस r। अब इसको आगे हम और सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा फैक्टोरियल 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम इसे पूरा सॉल्व कर लें 1 तक ले जाकर, या फिर इस फैक्टोरियल 5 को हम 3 की फॉर्म में ले आते हैं। 5 वाले फैक्टोरियल में 3 कैसे आ सकता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर अगर फैक्टोरियल में लिखा हुआ है फैक्टोरियल 4, तो अगर हमें इस 4 को बाहर निकालना है तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर फैक्टोरियल के अंदर कौन सा नंबर बचेगा, 4 में से एक माइनस करके हम लिख देंगे, तो 4 माइनस 1 3। और अगर इस 3 को भी बाहर निकालना है हमें तो 4 इंटू 3, फिर फैक्टोरियल के अंदर 2 बचेगा। उसी तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 में से हमने 5 बाहर निकाल लिया और 4 भी बाहर निकाल लिया एक माइनस करके, इसके बाद क्या बचेगा, एक माइनस करके 3, तो इस 3 को पूरा फैक्टोरियल में हम लिख सकते हैं। फिर डिवाइड में आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यहां पर फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 इंटू 4 20। 20 तरीके से हम बिठा सकते हैं उन दोनों को, आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 20। या फिर यहां पर अगर हमें इस तरह से नहीं लिखना है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल नहीं करना है, तो इस 5 को हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर को सॉल्व करने का तरीका होता है कि इंटू करते हुए हम लिखते जाएं लेकिन एक माइनस करके। तो 5 से पहले तो 5 आ जाएगा, फिर इंटू 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, फिर इंटू, फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, इंटू 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 तक ही लिखते हैं। डिवाइड इसी तरह से हम 3 को लिख लेंगे 3, फिर 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 2 में से एक और माइनस किया तो 1। जो नंबर फैक्टोरियल में दिया गया है उसी को हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, गुणा में, लेकिन एक एक कम करते हुए। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 1 से 3 2 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 बचेगा। इसी को शॉर्ट में हमने ऊपर ऐसे लिख दिया था, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया था, तो आंसर 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है x इक्वल टू 1 बाय
2 प्लस 1/2 दिया गया है, तो हमें 1/x की वैल्यू बतानी है। 1/x के बराबर कितना होगा? तो यहां से सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x बराबर कितना आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू दिया है 1 डिवाइड में 2 प्लस 1/2। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम नीचे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 2 प्लस 1/2 को हम सॉल्व करेंगे। 2 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। एलसीएम आ जाएगा 2। 2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 2 आएगा और 2 इंटू 2 4। 2 का डिवाइड 2 में तो 1 और 1 इंटू 1 1, तो प्लस 1 आ गया। 4 प्लस 1 5/2। यहां से हमें मिल जाएगा 1 डिवाइड में 5/2। अब यहां से डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है। मतलब एक भिन्न या एक फ्रैक्शन ये ऊपर दिया गया है और एक ये नीचे। अब ये 1 को हम फ्रैक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 1 को हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में 1। इसका मतलब तो 1 ही हुआ ना, क्योंकि 1 का 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा। फिर डिवाइड में 5/2 और एक इसके इक्वल में चल रहा है, x के इक्वल में। तो यहां पर हमें दो भिन्न मिल गए। तो जब भी कभी इस तरह से डिवाइड में दो फ्रैक्शन या फिर दो भिन्न होते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाकर पलट देते हैं, लेकिन इनटू में। यहां पर ये भाग में था तो हम गुणा में कर देंगे और इस 5/2 को पलट देंगे, ये हो जाएगा 2/5। इनटू करेंगे तो 2/5 ही आएगा। यहां से हमें x बराबर मिल गया 2/5। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1/x की वैल्यू क्या है? तो 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 1। सेम वही चीज हो रही है, 5/2 ही आएगा। तो 1 x की जगह पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2/5। इसी तरह से यहां पर दो भिन्न कह सकते हैं हम, 1 के नीचे एक और 1, इस तरह से लिख सकते हैं हम। तो फिर से वही हो जाएगा 1/1 इंटू नीचे वाला भिन्न या नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 और इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 5/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर 5/2, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट का औसत वजन इतना किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक स्टूडेंट जिसका वजन 35 किलोग्राम है को एक नए स्टूडेंट से या नए विद्यार्थी से रिप्लेस कर दिया जाता है या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो हमें उस नए स्टूडेंट का वेट बताना है या नए विद्यार्थी का वजन बताना है। पहले कुल कितने स्टूडेंट थे? 20। और बाद में एक स्टूडेंट जिसका वजन 35 किलोग्राम था, इसको हटा दिया और एक नए स्टूडेंट को ले आए, जिससे इन सभी का औसत वजन या एवरेज वेट 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। और पहले कितना औसत था यह हमें नहीं पता, लेकिन बढ़ कितना गया ये पता है कि 0.75 किलोग्राम बढ़ गया है। और औसत वजन का मतलब या एवरेज वेट का मतलब क्या होता है? हम हर एक स्टूडेंट का एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं कि सभी का औसत वजन लगभग इतना होगा, जितना भी होगा वो हम सभी के लिए लेते हैं। तो ये 0.75 किलोग्राम बड़ा है, ये सभी का बड़ा होगा। तो इसका हम 20 में मल्टीप्लाई करके वजन कितना बड़ा है कुल, ये पता लगा सकते हैं। क्योंकि एक का अगर 0.75 किलोग्राम बड़ा है तो 20 लोगों का है, कितना बड़ा होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 5 10, 2 7 14 और 15। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब हो गया 15 किलोग्राम। उस नए विद्यार्थी के आने से वजन 15 किलोग्राम बढ़ जाता है। यहां पर यह औसत वजन बढ़ रहा था 0.75 किलोग्राम, जिसमें हमने 20 का मल्टीप्लाई करके 20 का गुणा करके ये पता लगा लिया कि कितना वजन बढ़ रहा है। और जो ये वजन में बढ़ोतरी हुई है ये क्यों हुई है? क्योंकि एक विद्यार्थी जिसका वजन था 35 किलोग्राम, इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह पर एक नए विद्यार्थी या नए स्टूडेंट को लाया गया है जिसका वजन कितना है वो हमें पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि x है उसका वजन। और इन दोनों के जाने आने से क्या फर्क पड़ रहा है कि वजन बढ़ रहा है 15 किलोग्राम। इसका मतलब उस नए विद्यार्थी का वजन हमें इतना लेना पड़ेगा कि जिसमें से 35 को माइनस करें तो 15 ही आना चाहिए।
इसलिए हमने इसके बराबर में लिख दिया है। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये 35 माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 35 इक्वल टू 5 और 5 10, 3 4 5, x इक्वल टू 50, मतलब उस नए विद्यार्थी का वजन होगा 50 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक आर्टिकल को, एक वस्तु को बेचने पर 105 रुपए में एक ट्रेडर को, एक व्यापारी को लॉस होता है या नुकसान होता है 9% का, तो उसे 30% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस हम कॉस्ट प्राइस पर लेते हैं या फिर क्रय मूल्य पर लेते हैं, सीपी पर, जो कि 100% होती है। अब वह उसे बेच रहा है 105 में, तो 9% का लॉस हो रहा है, तो 9% का लॉस हो गया, मतलब इसमें से हम माइनस कर देंगे 9%। 100 में से 9 माइनस करेंगे तो 91%। 91% में उसने उस वस्तु को बेचा होगा, और उसकी बेची गई कीमत हमें पता है, कितने में बेचा? 105 में। यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 91 को डिवाइड में ले जाएंगे, 105 बाय 91, और हमें यह बताना है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 30% का प्रॉफिट हो जाए। 30% का प्रॉफिट मतलब 100 में हम 30 को जोड़ दें, 100 में 30 को जोड़ेंगे तो 130%, क्योंकि 100 तो पहले ही थी, 30 का प्रॉफिट हो रहा है तो 30 हमें जोड़ना पड़ेगा, 130 में बेचेगा तभी तो 30 का प्रॉफिट होगा। तो यहां से हम 130% की वैल्यू निकाल देंगे। इसमें दोनों तरफ 130 और 130 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 130% इक्वल टू 105 डिवाइड 91, और इसमें इंटू करेंगे 130 का, कैंसिल करेंगे तो 13 से 7 बार, और 13 से 1 और 0, 7 से 105 करेंगे, 7 1 जा 7 और 5 बार 35, तो 15 इंटू 10 हो जाएगा 150। इसका मतलब उस वस्तु को 150 रुपए में बेचना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं या दो संख्याएं हैं जिनका योग या सम दिया गया है 40 और उनका अंतर दिया गया है 4, तो हमें उन दोनों नंबर का रेशो बताना है, अनुपात बताना है। कोई भी दो संख्याएं या दो नंबर हम मान लेते हैं, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी, इन दोनों का योग या सम दिया गया है 40 और इन दोनों का अंतर दिया गया है a माइनस बी इक्वल टू 4। अनुपात निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि a और b कितना है, मतलब दोनों नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर दो इक्वेशन बन गई, दो समीकरण बन गए, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो किसी भी तरीके से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, या तो यहाँ से b की वैल्यू निकालकर इसमें रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमें b भी मिल जाएगा, या फिर हम इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं। दो इक्वेशन है यहाँ पर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो a और a हो जाएगा 2a, और यह b और b, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? प्लस 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 40 और 4, 44 हो जाएंगे। ये 2 इन 2 में है तो डिवाइड में चला जाएगा, a इक्वल टू 44 बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, a की वैल्यू हमें मिल गई 22। अब a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, जिससे हमें b मिल जाएगा। हम दूसरी वाली इक्वेशन जो कि a माइनस बी इक्वल टू 4 थी, इसमें हम रख रहे हैं a का मान 22, a की जगह पर 22 माइनस b इक्वल टू 4। अब इसमें इस माइनस b को हम इस तरफ ले आते हैं और इस 4 को हम इस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा? 22 माइनस b है, इक्वल टू को इस तरफ जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, मतलब b, और ये 4 प्लस का है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 22 माइनस 4, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो 18 इक्वल टू b। b का मान या b की वैल्यू हमें मिल गई 18। अब हमें अनुपात बताना है इन दोनों नंबर का, तो a अपॉन b, अनुपात का मतलब क्या होता है कि वो दोनों भाग में भी लिख सकते हैं हम इन दोनों को, तो a कितना हो गया 22 और b हो गया 18। फिर इसको कैंसिल कर देंगे, 2 से 1 1 और 2 से 9 बार, तो a अपॉन b मिल गया हमें 11/9।
या फिर इस a डिवाइड b को या a बाई b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a रेशो b इक्वल टू 11/9 को 11:9। ये हो गया हमारा आंसर 11:9। आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉपर का वायर है या फिर एक तार है जिसे एक स्क्वायर की फॉर्म में या वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, जिसका क्षेत्रफल या एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, मतलब स्क्वायर जिसकी चारों साइड या चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल है 121। तो अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है तो वर्ग की भुजा हम पता कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है या एरिया ऑफ स्क्वायर होता है किसी भी एक साइड का स्क्वायर या किसी भी एक भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर क्षेत्रफल या फिर एरिया दिया गया है 121 इक्वल टू, साइड हमें पता नहीं है तो हम ए ही मान लेते हैं, ए स्क्वायर, और ये 2 है, इक्वल टू को इस तरफ जाएगी तो पावर 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 का मतलब होता है कि रूट है या फिर वर्गमूल है। ये हो जाएगा 121 का रूट इक्वल टू ए। 121 किसका होता है? 11 का। 11 इक्वल टू ए, इसका मतलब वर्ग की भुजा आ गई 11। अब एक भुजा 11 है या एक साइड 11 है तो सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो सारी 11 ही हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है, अगर उसी तार को एक सर्किल की फॉर्म में या फिर एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो वृत्त की त्रिज्या या सर्किल की रेडियस क्या है सेंटीमीटर में, जहां पर पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। ये वर्ग बन गया था। अब इस वर्ग से हटाकर हमें एक वृत्त बनाना है या एक सर्किल बनाना है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जितना लंबा ये तार था जिससे ये वर्ग बनाया गया था, उतना ही लंबा या फिर उतना ही गोल ये वृत्त होगा, क्योंकि तार की लंबाई तो सेम रहेगी। ये एक तार है, अब इस तार को मोड़कर हम या तो एक वर्ग बना लें या फिर एक वृत्त बना लें, या तो स्क्वायर बना लें या फिर एक सर्किल बना लें। लंबाई तो उसकी उतनी ही रहेगी। तो इस तार की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? इस 11 को हम 4 बार जोड़ दें, 11 4 बार मतलब 44, या फिर इसी को हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर या फिर पेरीमीटर का या फिर इस वर्ग का परिमाप, जिसे हम इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, जिसको निकालने के लिए 4 किसी भी एक भुजा का हम उसमें गुणा कर देते हैं। एक ही बात है, या तो 4 का गुणा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो या फिर सभी को जोड़ दो। तो 4 × 11 ये हो जाएगा 44। 44 क्या, ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो इस वर्ग का परिमाप होगा, जो ये वाली बाहर वाली दूरी होगी, वही तो इस वृत्त की परिधि होगी, ये बाहरी दूरी, जिसे हम इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जो कि हमें पता है कितनी है 44। जितनी इसकी होगी उतनी ही इसकी होगी। इस वृत्त का मान लिया, यहां पर ये केंद्र है और केंद्र से परिधि तक जाने वाली लाइन को या दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं या रेडियस कहते हैं, जिसे हमने r मान लिया। वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस हमें पता है 44 है, इक्वल टू 2 × पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, और r रेडियस या त्रिज्या हमें निकालनी है तो उसकी जगह पर हम r ही लिख देते हैं। अब ये 2 × 22 44 हो रहा है और ये 44 पहले से, तो ये और ये दोनों एक साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, तो 7 × 1 कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू, और यहाँ कुछ नहीं r बचा, तो त्रिज्या या रेडियस हमें मिल गई 7 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में ही चल रही हैं तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा 7 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जो कि पास करती है या पार करती है दो ब्रिज को, दो पुल को, जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है 100 सेकंड में और 60 सेकंड में। इसका मतलब एक पुल जिसकी लंबाई 800 मीटर है, इसको पार करने में टाइम लगता है 100 सेकंड का, और जिसकी 400 मीटर लंबाई है उसको पार करने में टाइम लगता है 60 सेकंड का। तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन या रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है।
यहाँ पर ट्रेन एक है, रेलगाड़ी एक है और वो दो पुल को पार कर रही है, तो हमें दो बार गति लेनी पड़ेगी, मतलब दो बार हमें स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। जब वह ट्रेन दोनों पुल को पार कर रही है तो दोनों बार में एक चीज सेम है, वो है ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की गति, जो कि है s। तो s ट्रेन की गति हमें सेम लेनी पड़ेगी दोनों बार में, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की गति कितनी है दोनों पुल को पार करने में, इसलिए हम दोनों बार में एक सी ले रहे हैं या फिर सेम ले रहे हैं। तो पहली बार में हम देखते हैं जब वह 800 मीटर के पुल को पार करेगी तो ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं कि s है, बराबर डिस्टेंस या दूरी की जगह पर हम दो चीज लिखते हैं, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वह जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें निकालनी ही है, ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं कि l है। दूसरा, वह जिसको पार कर रही है 800 मीटर के पुल को पार कर रही है, तो यहां पर लेना पड़ेगा 800 मीटर पुल की लंबाई। पार करने में कितना टाइम लगता है? 100 सेकंड का। 800 मीटर में है और 100 सेकंड में है, इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, और ऑप्शन भी मीटर के ही दिए गए हैं, तो हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम 400 मीटर वाला पुल पार करवाएंगे तो ट्रेन की स्पीड तो s ही रहेगी, क्योंकि हमने सेम मानी है, s इक्वल टू, अब डिस्टेंस या दूरी की जगह पर एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरा वह किसको पार कर रही है? पुल को, जिसकी लंबाई है 400 मीटर। 400 मीटर के पुल को पार करने में टाइम लग रहा है 60 सेकंड का। अब हमें दो बार ट्रेन की गति मिल गई दोनों पुल को पार करने में। यहां पर जो ट्रेन की गति है वही ट्रेन की गति यहां पर है, तो हम इस s की वैल्यू यहां पर इसमें रख सकते हैं, इस s की जगह पर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड या ट्रेन की गति तो सेम ही है। तो इस s की जगह पर हम लिख रहे हैं l प्लस 400/60, जिससे हम l की वैल्यू निकाल सकें या ट्रेन की लंबाई, इक्वल टू, बाकी ये पूरा सेम आ जाएगा, l प्लस 800 डिवाइड 100। यहां से हम ट्रेन की लंबाई या l की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके पहले हम 0 से 0 इसको कैंसिल कर सकते हैं। 60 और ये 100 कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 बार और 2 से 5 बार। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, l प्लस 400 का 5 में, तो ये हो जाएगा 5l, और 5 का 400 में करेंगे तो 5 4 जा 20, और ये 2 0, इक्वल टू 3 का करेंगे l प्लस 800 में, तो 3 का l में करेंगे तो 3l, प्लस 3 का 800 में, 3 8 जा 24, और 2 0 सेम। यहां से हम इस 3l को इस तरफ ले जाएंगे और इस 2000 को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये 3l प्लस का है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5l माइनस 3l इक्वल टू 2400, और ये माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाएगा तो। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां देख रहे हैं हम 5l में से 3l माइनस करेंगे, 2l बचेंगे, इक्वल टू, यहां पर माइनस किया तो 2 0, 4 में से 0 जाएंगे तो 4, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2l इक्वल टू 400। ये l मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, या फिर हम यहीं से कैंसिल कर दें, 400 को यहीं से कैंसिल कर देंगे, 2 बार 0 0, तो l की वैल्यू हमें मिल गई 200 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है 80 लीटर का, जिसमें वाइन और वाटर दोनों है, जिसमें 60% वाइन है, तो हमें उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा कि वाइन 50% हो जाए। मिश्रण है जिसमें वाइन है और वाटर है, अब ये WW हो गए तो हम I लगा देते हैं, WI, और ये WA वाटर हो गया, वाइन हो गई मदिरा। मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी है? 60%। अब जब ये 60% है तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? पानी, मतलब वाटर, तो वाटर हो जाएगा 40%। यहां से हम इनका रेशो निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 3 बार और 2 से 2 बार, तो वाइन और वाटर का हमें रेशो मिल गया 3:2।
और इस मिश्रण की कुल मात्रा हमें पता है कितनी है, 80 लीटर। तो यहां से हम वाइन की और वाटर की मात्रा निकाल सकते हैं। इसमें जो वाइन और वाटर दोनों है, इन दोनों को मिलकर ही तो 80 लीटर बन रहा है। इसका मतलब 3 + 2, इनको प्लस करके हम 80 लीटर के बराबर में लिख सकते हैं। ये रेशो वाला पार्ट हो गया और ये लीटर वाला। तो 5 = 80, यहां से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, 1 = 16 लीटर। और इससे हम इस 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 = 16, तो 3 = क्या हो जाएगा, 16 × 3 48। तो वाइन हो गई 48 लीटर। उसी तरह से वाटर कितना हो जाएगा, 2। 1 = 16 है तो 2 = कितना हो जाएगा, 16 × 2 32। तो वाटर या पानी हो गया 32 लीटर। या फिर 80 में से हम इस 48 को माइनस करते तब भी 32 ही मिलता। अब हमें पता चल गया कि मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी है, 48 लीटर, और वाटर की या पानी की मात्रा है 32 लीटर। अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी मतलब ये 32 लीटर, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि वाइन 50% हो जाए। तो हमें पानी इस 32 लीटर में मिलाना पड़ेगा। तो कितना मिलाना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि बाद में मिलाने के बाद वाइन जो है वो 50% हो जाएगी, और जब ये 50% होगी तो पानी भी 50% हो जाएगा, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे। ये हो गया बाद वाला परसेंटेज। इस 32 लीटर में कुछ पानी मिलाएंगे जिससे कि बाद में ये 50% हो जाएगा। अब हम पानी मिला रहे हैं केवल, लेकिन वाइन तो बिल्कुल नहीं मिला रहे हैं। वाइन जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 50% = 48 लीटर है, क्योंकि मिश्रण में केवल पानी मिलाया जा रहा है, लेकिन वाइन की मात्रा या मदिरा की मात्रा सेम है। तो 50% = 48 लीटर कह सकते हैं। तो यहां से हम 1% = निकाल सकते हैं। 1% = डिवाइड में ले जाएंगे, फिर इस 50% की वैल्यू हम निकालेंगे 50-50 का मल्टीप्लाई करके, या फिर हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 50% = हमें 48 लीटर मिल गया, जो कि खुद पानी भी है। तो 50% 48 लीटर, तो पानी कितना हो गया बाद में, 48 लीटर। बस हो गया सॉल्व। पहले 32 लीटर पानी था, बाद में 48 लीटर पानी हो गया। तो कितना और बढ़ गया, कितना और मिला दिया, 48 में माइनस कर दो 32। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। 16 लीटर पानी और मिलाया होगा। तो आंसर हो जाएगा 16 लीटर। ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, a/b = 4/5 दिया है, b/c = 2/3 दिया है। अगर a = 800 है तो c = होगा या c बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर a और b दिया है, b और c दिया है, तो हम a, b, c तीनों का रेशो निकाल सकते हैं। a/b/c, इन तीनों का एक साथ हम रेशो निकाल रहे हैं। तो पहले हम a और b को लिखेंगे। a और b कितने हैं, 4/5, और b और c कितने हैं, 2/3। तो b के नीचे b आना चाहिए। b था यहाँ पर 5 और यहाँ पर है 2, तो 5 के नीचे 2 आना चाहिए, 2/3। इसके अलावा जो खाली जगह है उसके साइड वाला नंबर ही हम वहां पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5, और इसके साइड में हम 2 ही लिख देंगे और नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 2 8, 5 × 2 10, और 5 × 3 15। ये हमें मिल गया a, b, c तीनों का रेशो। क्वेश्चन में बोला है कि a बराबर है 800 के, तो a कितना है यहाँ पर, 800। मतलब a का जो रेशो है 8 बराबर है 800 के। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 का डिवाइड करेंगे तो 100, 1 = 100। हमसे पूछा है c की वैल्यू, तो c कितना है, 15। तो 1 = 100 है, तो c = कितना हो जाएगा, 1500। ये हो जाएगा हमारा आंसर, c की वैल्यू 1500। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रेशो दिया गया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, लागत मूल्य या विक्रय मूल्य का 20:21। तो कॉस्ट प्राइस को हम CP लिख दें और सेलिंग प्राइस को SP लिख दें, या फिर विक्रय मूल्य। इनका रेशो या अनुपात दिया गया है 20/21 या 20:1, 20:21। तो हमें प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट बताना है।
लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऊपर डिवाइड में कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य या फिर इसी को लागत मूल्य कह देते हैं इनटू 100, क्योंकि हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 तो करेंगे ही। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? विक्रय में से क्रय वाला माइनस करेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो 1 डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितनी है 20 और इंटू 100। 20 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 बार कैंसिल हो जाएगा तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 5%। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट पर एनम, मतलब हमें रेट बतानी है, दर बतानी है जिससे इतने रुपए इतने हो जाते हैं 3 वर्ष में कम, और इंटरेस्ट या ब्याज लिया जा रहा है कंपाउंडेड या फिर चक्रवृद्धि की दर से। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं। पहले कितने रुपए थे? 3000, जो कि 3 वर्ष में हो रहे हैं 3993। यहां पर रेट निकालने के लिए इन नंबर को, इस राशि को हम छोटा कर देते हैं सॉल्व करके। इनको कैंसिल करेंगे तो 3 से हम इसको डिवाइड कर दें तो 3 1 जा 3 और 3 बार 0, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब इसके बाद ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो टाइम दिया गया है 3 इयर्स, तो हम इन दोनों नंबर की पावर लगा देंगे 1/3। इसकी भी पावर 1/3 और इसकी भी पावर 1/3, और 1/3 पावर का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट या फिर घनमूल। तो इन दोनों को हम घनमूल के अंदर लिख सकते हैं। उसी तरह से ये भी हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर या घनमूल के अंदर। इस 1000 से बाहर निकल कर आएगा 10, और 1331 किसका होता है? 11 का क्यूब होता है। अब इससे हम निकालेंगे रेट। पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए, तो ब्याज कितना? 1 का। रेट निकाल रहे हैं हम 1 का, और हम कितने से लेते हैं? पहले वाली राशि से, तो डिवाइड में 10 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो रेट आ जाएगी 10%। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 10। नेक्स्ट है 65, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, क्योंकि 65 के बाद कोई भी क्वेश्चन मैथ का नहीं है, जीके के हैं या रीजनिंग के हैं, लेकिन मैथ का ये लास्ट है। इसको हमें सॉल्व करना है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वर्ड मास बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले हम किस चीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, मतलब ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इन दोनों को, फिर डिवाइड मतलब भाग, फिर मल्टीप्लाई या गुणा, फिर एडिशन जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन या घटाते हैं सबसे लास्ट में। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट कौन सा? सबसे अंदर वाला पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अंदर ये वाला है सबसे अंदर, फिर इसके बाद में बड़े वाले ब्रैकेट है, तो अंदर से सॉल्व करेंगे। इसमें हम पहले इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ताकि जितना सॉल्व होता जाएगा उतना हम इरेज करते जाएंगे। ये 1 डिवाइड में 1 प्लस, फिर 1 डिवाइड, फिर ये ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड, फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड में 2, और फिर ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद, फिर ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। या फिर ऐसा कर सकते हैं छोटा, फिर ये उससे बड़ा ब्रैकेट, फिर ये उससे बड़ा ब्रैकेट, इक्वल टू क्या बताना है? वही हमें बताना है सॉल्व करके। अब इसमें देखो, सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो अंदर वाला क्या है? 1 प्लस 1 डिवाइड में 2, तो इसको हम अलग सॉल्व कर ले रहे हैं, अलग लिखकर। 1 प्लस 1 डिवाइड में 2। अब यहां पर 2 साइन है, एक प्लस का है और एक डिवाइड का है, तो डिवाइड और प्लस में से पहले हमें किसको सॉल्व करना है? पहले हमें डी को सॉल्व करना है, मतलब भाग को। तो ये 1 प्लस तो सेम रहेगा 1, इसको हम इसके डिवाइड में ले आएंगे बाय 2। अब यहां पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, डिवाइड कर लिया हमने। अब हम प्लस कर रहे हैं, तो नीचे 1 माना, एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 2 इंटू 1 2, प्लस इस 2 का डिवाइड इस 2 में तो 1, और 1 इंटू 1 1,
तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/2। अब ये 3/2 हम लिखेंगे इसकी जगह पर, ये छोटा ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इतना जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। इसकी जगह लिख देंगे 3/2। ये हो गया 3/2। अब यहां पर क्या बचा है, अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट बचा है तो यहां से लेके हमें यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें देखना पड़ेगा, ये प्लस है और ये डिवाइड है, तो पहले हम डिवाइड या भाग वाली चीज पहले करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1, या फिर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड 3/2 है तो 1, इसके डिवाइड में 3/2, ये 3 है। तो यहां पर 2 नंबर हो गए फ्रैक्शन में और दोनों डिवाइड में भी हैं, तो इसको हम 1/1 लिख सकते हैं इस 1 की जगह पर, और ये हो जाएगा 3/2। तो ये नीचे वाला फ्रैक्शन या नीचे वाला भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 और ये इनटू में हो जाएगा, तो 3/2 की जगह पर हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 × 1 3, 2/3। 2/3 हम लिख देंगे इसकी जगह पर जो कि हमने सॉल्व किया है, इतना। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इसकी जगह पर लिख देंगे ये 2/3, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3। इसके बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, एलसीएम लेंगे 3 आ गया, 3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 × 1 3, प्लस 3 का 3 में डिवाइड तो 1 आ जाएगा और 1 × 2 आ जाएगा 2, तो 3 + 2 हो जाते हैं 5/3। 5/3 आ गया जो कि हमने ये सॉल्व किया है, इतना। तो यहां पर हम इस पूरे की जगह पर, इतने की जगह पर हम लिख देंगे 5/3। अब ये वाला ब्रैकेट भी हट गया, इसको सॉल्व कर लिया तो 5/3 आया, तो ये हम इरेज कर दे रहे हैं, यह आ जाएगा 5/3। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर से यहां पर प्लस और डिवाइड है, तो डिवाइड वाली चीज ये हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया हमने, फिर पूरे के डिवाइड में ये क्या आ जाएगा 5/3। फिर से 2 भिन्न या 2 फ्रैक्शन हमें मिल गए, तो 1/1, ये नीचे वाला फ्रैक्शन या भिन्न ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा और इनटू में हो जाएगा, तो 5/3 की जगह हो जाएगा 3/5। 3 × 1 3, 1 × 5 5, तो ये हो गया 3/5। ये 3/5 हम लिखेंगे इसकी जगह पर, इतने पार्ट को फिर से रिलेट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/5। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, अब इसको प्लस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5। 5 का 1 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 का इंटू 1 करेंगे तो 5, प्लस 5 का 5 में डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 × 3 3, ये हो जाएगा 5 + 3 8/5, 8/5। अब ये 8/5 हम इस ब्रैकेट की जगह पर लिखेंगे, तो इस पूरे की जगह पर यहां से लेके यहां तक ये पूरा ब्रैकेट, इस पूरे की जगह पर हम लिखेंगे 8/5। तो इसे इरेज कर देते हैं, यह आ गया 8/5। इस डिवाइड को हम फिर सॉल्व कर लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया, और डिवाइड का साइन मतलब हम डिवाइड में लिख सकते हैं इस तरह से बटे करके 8/5। फिर से वही चीज हो गई, ऊपर का 1/1, नीचे वाला भिन्न ऊपर चला जाएगा लेकिन इनटू में और पलट जाएगा, तो 8/5 की जगह हो जाएगा 5/8। 1 × 5 5, 1 × 8 8, 5/8। तो यहां पर हमें क्या मिल गया 5/8, और यहां पर इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, तो यही तो हमें सॉल्व करना था 5/8। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 5/8, ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। ये था लास्ट क्वेश्चन 29 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 1 का। थैंक यू।